Good afternoon, students. Yesterday we have done about the 3 pathways of glucose breakdown. कल हमने ग्लूकोज ब्रेकडाउन के 3 तरीके कौन से हैं वो किया था एंड दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और मैंने आपको ये भी बताया था कि विच इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल की एनर्जी करेंसी कौन सी है, दैट इज़ द ATP. अब हम ATP के बारे में पढ़ेंगे. ATP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट. एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट. अब ATP इज़ द एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेस, यानी सेल में जो एनर्जी रिलीज़ होती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस रिलीज़ करता है, वो किस फॉर्म में करता है, ATP. द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज़ यूज टू मेक एन ATP मॉलिक्यूल फ्रॉम ADP एंड इन ऑर्गेनिक फॉस्फेट. अब ये ATP बनता कैसे है? माइटोकॉन्ड्रिया को हमने पावर हाउस कहा है. ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हुई तो एनर्जी रिलीज़ हुई. अब ये एनर्जी क्या काम करती है? एडिनोसाइन डाईफॉस्फेट, ADP, ए से एडिनोसाइन डाईफॉस्फेट, इसमें इनऑर्गेनिक फास्फोरस जो है वो मिलता है. तो रिज़ल्ट क्या होता है कि ये क्या बन जाता है? अब एक यहाँ पे 2 फास्फेट, डाई मतलब दो फास्फेट है, एक फास्फेट और ऐड हो जाएगा तो 3 फास्फेट हो जाएंगे, यानी कि एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट. क्या बन जाएगा ये? एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट. ठीक है. तो एंडोथर्मिक प्रोसेस आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था. एंडोथर्मिक प्रोसेस वो होते हैं जिसमें एनर्जी यूज़ होती है. एंडोथर्मिक प्रोसेसेस इन द सेल देन यूज़ दिस ATP टू डिराइव द रिएक्शंस. यानी कि जो हम कहते हैं कि काम करने के लिए एनर्जी यूज़ होती है तो इसका मतलब वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा. ठीक है. तो वो क्या करते हैं, ये वो इस जितने भी काम हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं तो ये वो ATP एनर्जी को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं उनको करने के लिए. एंड व्हेन द टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज इन ATP इज ब्रोकन यूजिंग वाटर, द एनर्जी इक्वलेंट टू 30.5 kg पर मोल इज रिलीज्ड. तो अब लिंकेज इन ATP इज़ ब्रोकन. जब हम कहते हैं कि पहले ADP में फास्फोरस ऐड होता है तो ATP बनता है, और जब ये यूज़ होता है तो इसमें क्या होता है, ATP से दोबारा फिर क्या बन जाता है, ADP बन जाता है. क्या बनता है? ADP. यानी फास्फोरस उसमें से फिर क्या हो जाती है, दैट इज़ लिंकेज इन ATP इज़ ब्रोकन. यानी उसमें जो फास्फोरस के साथ उसका लिंक हुआ है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है. देन इट इज़ अगेन कन्वर्टेड इनटू द ADP, दोबारा ADP में कन्वर्ट हो जाता है. एंड इससे एनर्जी इसमें कितनी रिलीज़ होती है, दैट इज़ 30.5 किलो जूल पर मोल रिलीज़ होती है. अब जब उसने कहा है कि जैसे एनर्जी हम किस किस काम के लिए ये एनर्जी यूज़ करते हैं. अब उसने कहा जैसे बैटरी कैन प्रोवाइड एनर्जी फॉर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूजेस. घर में जब से हम इन्वर्टर की बैटरी होती है या घर में जो इलेक्ट्रिसिटी हमारी आ रही है वो हम अलग अलग काम करने के लिए, जैसे फ्रिज चलाने के लिए लाइट एनर्जी, मशीन चलाने के लिए मैकेनिकल एनर्जी, हर अलग अलग काम के लिए यूज़ करते हैं. तो इस तरह से जो ATP रिलीज़ होती है, ATP बनती है, वो अलग अलग काम करने के लिए सेल्स उसे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. जैसे हम कहते हैं कि मसल्स हमारी काम करती हैं तो मसल्स उसे अपनी फॉर्म में यूज़ करती हैं. अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन बनती है, नर्वस सिस्टम चल रहा है, डिफरेंट सिस्टम दे यूज़ दिस एनर्जी, वो इस एनर्जी को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. ठीक है. तो इसमें आपसे मोस्टली ये पूछा जाता है कि एनर्जी करेंसी कौन सी है और ये कैसे रिलीज़ होती है और ये कौन से प्रोसेस, द पाथवे ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन, उससे हमारी बॉडी में रिलीज़ होती है. ठीक है. अच्छा, आपको मैंने ये बताया था कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है. एरोबिक में इन विच ऑक्सीजन इज़ यूज्ड, और एनारोबिक में जिसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है. सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड्स ऑन द ऑक्सीजन. एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी. सो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स नीड टू एंश्योर दैट देयर इज़ सफिशेंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन. वी हैव सीन दैट प्लांट्स एक्सचेंज गैसेज. अब देखो प्लांट्स भी तो सांस ले रहे हैं. प्लांट्स कैसे सांस ले रहे हैं? आप लोगों ने स्टोमेटा के बारे में 9th क्लास में भी पढ़ा था कि स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीफ. तो स्टोमेटा का काम क्या था? एक्सचेंज ऑफ गैसेस.
गैसेस का एक्सचेंज करना, यानी वो ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। और जब फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेके जाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। इसका मतलब है कि प्लांट्स में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है या उसमें रेस्पिरेशन के लिए कौन हेल्प कर रहा होता है, दैट इज़ द स्टोमेटा। एंड लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस एंश्योर दैट सेल्स आर इन कॉन्टैक्ट विद द एयर। और सेल्स में हम क्या कहते हैं कि जो प्लांट है दैट इज़ ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट विद द एयर, एयर के कॉन्टैक्ट में ही होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन हेयर। अब जैसे हम प्लांट्स के रूट्स के बारे में बात करें तो प्लांट्स की रूट तो अंदर है, मिट्टी के अंदर है, तो वो कैसे सांस लेती हैं? प्लांट्स की रूट मिट्टी के अंदर है और मिट्टी में भी क्या होती है, एयर होती है। एयर होती है तो वह डिफ्यूजन से, डिफ्यूजन इज़ द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। तो अब मिट्टी में हवा है और हवा में उसमें एयर है, तो उसके अंदर मिट्टी के अंदर होल्स होते हैं और उन होल्स में क्या है, हवा है, और उसमें क्या है, ऑक्सीजन है। अब रूट्स के अंदर ऑक्सीजन कम है तो मूवमेंट कहाँ से होगी, दैट इज़ फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, बाहर से अंदर की तरफ, यानी वो सिंपल डिफ्यूजन से, डिफ्यूजन के प्रोसेस से क्या होगा, मूवमेंट हो जाएगी। ऑक्सीजन अंदर चली जाएगी और रूट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो वो क्या करती है, वो रूट हेयर से उसके मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर आ जाएगी। यानी उसके लिए सिंपल डिफ्यूजन के लिए क्या होना चाहिए, दैट द सेल्स शुड बी इन कॉन्टैक्ट विद द एयर, दैट शुड बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एयर, मतलब वो हवा के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होना चाहिए। हमारी बॉडी में डिफ्यूजन से हम सांस नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है, और कॉम्प्लेक्स बॉडी का मतलब है हमारा हर एक अंदर जो हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स है दैट आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद द एयर, वो हवा के कॉन्टैक्ट में नहीं है। अंदर हमारा स्केलेटन है सारा, उसके ऊपर हमारा सारा फ्लैश लगा हुआ है, मसल्स हैं, ये सारे टिश्यूज़ हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो ईच एंड एवरी सेल इज़ नॉट इन कॉन्टैक्ट विद द एयर। हर एक सेल एयर के कॉन्टैक्ट में नहीं है, सो वी कांट ब्रीथ, वी कांट रिस्पायर थ्रू द डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है। एंड अब अगर हम देखा जाए, हमने कहा कि प्लांट्स में स्टोमेटा के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है और जो बाकी पार्ट्स हैं प्लांट्स में डिफ्यूजन के थ्रू, मतलब ये जो है वो कंडीशन होता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो पॉसिबल हो पाता है। अब जैसे हम कहते हैं द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशन एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। हम कहते हैं कि दिन के टाइम में प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस खाना बनाने के लिए प्लांट्स को सनलाइट की ज़रूरत होती है, और रात के टाइम में तो सनलाइट होती नहीं है। लेकिन प्लांट्स सांस तो 24 घंटे ले रहे हैं, चाहे दिन हो या रात हो। एट नाइट व्हेन देयर इज़ नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग, रात के टाइम में कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। इसका मतलब है फोटोसिंथेसिस में तो ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज़ होती है। प्लांट्स खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर लेके जाते हैं और ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करते हैं, और सांस लेने के लिए वो ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करते हैं। अब रात के टाइम में तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, इसका मतलब है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, लेकिन सांस तो ले रहे हैं प्लांट्स, रात के टाइम में भी वो सांस लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन इज़ द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन। आपको कहा जाता है कि रात के टाइम में हमें प्लांट्स के नीचे या पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि रात के टाइम में उसमें सिर्फ रेस्पिरेशन हो रही होती है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, और रेस्पिरेशन के लिए वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करते हैं। इसलिए हमें रात के टाइम में प्लांट्स के नीचे या पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात के टाइम में वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ कर रहे होते हैं, एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए अच्छी नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि प्लांट्स में रात के टाइम में सिर्फ रेस्पिरेशन हो रही है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है। लेकिन ड्यूरिंग द डे कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन अंदर लेके जा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे हैं। दैट कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज़ करते हैं दैट इज़ यूज्ड अप फॉर फोटोसिंथेसिस, वही फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ कर लेते हैं, एंड हैंस देयर इज़ नो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज। इसका मतलब है दिन के टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ नहीं करते हैं, इंस्टेड ऑफ दिस दे रिलीज़ ऑक्सीजन। दिन के टाइम में प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, क्योंकि दिन के टाइम में फोटोसिंथेसिस भी चल रही है और रेस्पिरेशन भी चल रही है। फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स ने कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करनी है और ऑक्सीजन रिलीज़ करनी है, और रेस्पिरेशन में उन्होंने ऑक्सीजन यूज़ करनी है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करनी है। तो
रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं वो फोटोसिंथेसिस के लिए वो क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं अपना खाना बनाने के लिए, और बदले में कौन सी गैस रिलीज़ करेंगे, ऑक्सीजन। तो इसका मतलब है दिन के टाइम में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ नहीं करते हैं, कौन सी गैस रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन गैस। दैट इज़ द मेजर इवेंट एट दिस टाइम, एट द डे टाइम। हो गया क्लियर? ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लांट्स रात के टाइम में कौन सी गैस रिलीज़ करते हैं और क्यों, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, क्योंकि उस टाइम फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती है, सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन हो रही होती है। हो गया क्लियर? ठीक है। अब अगर हम एनिमल्स के बारे में बात करें, अब एनिमल्स तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स आपने पढ़े हुए हैं डाइवर्सिटी वाले चैप्टर में 9th क्लास में, कि प्लांट्स एनिमल्स जो होते हैं दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट ऑर्गेन्स हैं उनमें सांस लेने के लिए। आप लोगों को याद होगा हमने वर्टिब्रेटा में पढ़ा था पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स पढ़े थे, याद है कुछ? और उसमें हमने कहा भी था कि उनके ब्रीदिंग कैसे करते हैं, वो सांस कैसे लेते हैं। अगर आपको याद होगा तो जो हम कहते हैं जो देयर फिश जो होती है, फिशेस में रेस्पिरेशन जो होती है दैट इज़ द थ्रू द गिल्स। फिश ब्रीथ्स थ्रू द गिल्स। किससे सांस लेती हैं? गिल्स के थ्रू। और गिल्स से जो रेस्पिरेशन की जाती है दैट इज़ कॉल्ड द ब्रिंकियल रेस्पिरेशन। उसे क्या कहते हैं? ब्रिंकियल रेस्पिरेशन। ब्रिंकियल का मतलब है गिल्स। जो गिल्स के साथ सांस लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ब्रिंकियल रेस्पिरेशन। दूसरा, जैसे आप लोगों ने अर्थवॉर्म पढ़ा था, दैट इज़ अर्थवॉर्म एनालिडा में आता है। अर्थवॉर्म लाइक या एनालिडास जो होते हैं वो कैसे सांस लेते हैं? दैट इज़ थ्रू द स्किन। वो स्किन से सांस लेते हैं, और स्किन से सांस लेने का मतलब क्या है? दैट इज़ कॉल्ड द कुटेनियस रेस्पिरेशन। उसे क्या कहते हैं? कुटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि एनालिडा दे आर द लोअर ऑर्गेनिज्म। मतलब आपने डाइवर्सिटी वाले चैप्टर में जैसे पढ़ा था हमने सिलेंट्रेटा, पोरीफेरा, ये सारे एक सीक्वेंस वाइज पढ़े थे। जैसे जैसे हायर होते जाते हैं तो उनके सिस्टम जो है वो क्या होते जाते हैं? कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। एनालिडास जो हैं वो किससे सांस लेते हैं? स्पेशली जो अर्थवॉर्म वगैरह हैं ये किससे सांस लेते हैं? अर्थवॉर्म, लीच, ये सब स्किन से सांस लेते हैं। उसे क्या कहते हैं? कुटेनियस रेस्पिरेशन। और फिर आता है हमारे पास अर्थ्रोपोडा। अर्थ्रोपोडा अगर आपको याद होगा कि ये इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स इसमें आते हैं सारी तरह के, और ये किसके साथ सांस लेते हैं? ट्रेकिया के साथ। और इसमें क्या होता है? इसे क्या कहते हैं? ट्रेकियल रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं? ट्रेकियल रेस्पिरेशन, दैट इज़ थ्रू ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या है? दीज आर द और आर कॉल्ड ट्रेकियल रेस्पिरेशन आर कॉल्ड विंड पाइप्स। इन्हें क्या कहते हैं? विंड पाइप्स कहते हैं। ठीक है, विंड पाइप्स के थ्रू सांस लेते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड द ट्रेकियल रेस्पिरेशन। एक मैंने आपको बताया ब्रेंकियल रेस्पिरेशन, दैट इज़ थ्रू द गिल्स। जो स्किन के साथ सांस लेते हैं उसे कुटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं, एनालिडास जो होते हैं। और जो अर्थ्रोपोडा इंसेक्ट्स जो हैं वो ट्रेकिया के थ्रू सांस लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द ट्रेकियल रेस्पिरेशन। अब हम कैसे सांस ले रहे हैं? वी रिस्पायर्स थ्रू दी लंग्स। हम किससे सांस ले रहे हैं? लंग्स के साथ। तो जो हम कहते हैं कि जैसे ये एम्फीबियंस हैं, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स, दे ऑल रिस्पायर थ्रू लंग्स। इनके पास वो किससे सांस लेते हैं? थ्रू लंग्स। और जो लंग्स के साथ सांस लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड द पल्मनरी रेस्पिरेशन। उसे क्या कहते हैं? पल्मनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। हो गया क्लियर? पल्मनरी रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स। ठीक है, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेन्स यूज्ड। कौन से ऑर्गेन्स के साथ सांस ले रहे हैं?
उसके हिसाब से हमने इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। गिल्स के साथ ब्रिंकियल फिशेस जो होती हैं, एनालिडस जो स्किन से सांस लेते हैं वो कुटेनियस, आर्थ्रोपोडा जो इंसेक्ट्स होते हैं वो ट्रेकियल, रेस्पिरेशन और एम्फीबियंस जिसमें भी आपने पढ़ा था कि दे रिस्पायर थ्रू द लंग्स, लंग्स वाली को क्या कहते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। और आपने ये भी देखा होगा, अगर आपके घर में एक्वेरियम है तो आपने ये भी देखा होगा कि जो फ़िश होती है वो एक्वेरियम में जब हम फ़िश को पालते हैं तो वो फ़िश बार बार ऊपर आती है और बार बार मुंह खोलती है, अपना मुंह खोलती है। इसका मतलब है मुंह खोलने से पानी उसकी मुंह में जा रहा है। और अगर आपको याद होगा, आपने फ़िश देखी थी, फ़िश के ओपरकुलम होता है और फ़िश में जहाँ पे गिल्स होते हैं उसके पास ओपरकुलम होता है। और जब फ़िश मुंह खोलती है बार बार तो पानी उसके मुंह में जाता है, और जब वो आगे जाएगा तो पहले वो किसके पास जाएगा, गिल्स के पास। गिल्स उसमें से क्या करेंगे, ऑक्सीजन को ले लेंगे और बाकी जो पानी है वो ओपरकुलम खुल जाता है और ओपरकुलम से वो पानी जो एक्सेस ऑफ वाटर जो है वो बाहर निकल जाता है। यानी इतना सारा पानी फ़िश पी नहीं सकती है, वो बार बार मुँह खोलती है तो पानी तो अंदर जाएगा ही उसके, तो वो बार बार वो क्या करती है, अपना मुँह खोलती है। किसके लिए मुँह खोल रही है, टू गेट द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि पानी वो मुंह में गया, मुंह से वो गिल्स ने क्या लिया, उस पानी में से ऑक्सीजन को फिल्टर कर लिया और ऑक्सीजन को बॉडी में भेज दिया, और जो ओपरकुलम है वो खुल जाता है तो और उसमें से जो पानी है वो बाहर निकल जाता है और ऑक्सीजन फिल्टर होकर के वो बॉडी में चली जाती है। और ये भी देखा होगा कि वो बार बार मुँह खोलती है, इसका मतलब है कि वो तेज़ी से सांस लेने की कोशिश करती है। हमारी जो सांस लेने की स्पीड होती है दैट इज़ 15 to 18 टाइम्स पर मिनट। हम सांस लेते हैं 15 to 18 टाइम्स पर मिनट, यानी 1 मिनट में हम 15 से 18 बार सांस लेते हैं नॉर्मली। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं, दिस इज़ नॉर्मल ब्रीदिंग रेट, नॉर्मल ब्रीदिंग रेट। और एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज ये ब्रीदिंग रेट 20 to 25 टाइम्स पर मिनट। आपने ये भी देखा होगा कि जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं लगातार, या आप रेस लगाते हो, दौड़ते हो, भागते हो, साइकिल चलाते हो, तो सांस चढ़ता है आपको। सांस चढ़ने का मतलब है हमारा ब्रीदिंग रेट क्या होता है, फास्ट हो जाता है। तब हमारी एनर्जी यूज़ हो रही होती है तो हमें एनर्जी, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। नॉर्मल जैसे हम अगर हम बैठे हुए हैं, सो रहे हैं, तो नॉर्मली कोई एक्सरसाइज वर्कआउट नहीं कर रहे तो हमारा जो ब्रीदिंग रेट है वो 15 to 18 टाइम्स पर मिनट है, लेकिन एक्सरसाइज के टाइम वो 20 to 25 टाइम्स पर मिनट होता है। लेकिन जो पानी में रहने वाले जानवर हैं उनका ब्रीदिंग रेट फास्टर होता है। क्यों? बिकॉज दे हैव टू टेक ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। उन्हें ऑक्सीजन कहाँ से लेनी है, जो पानी में घुली हुई है। एंड देयर इज़ लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर एज कम्पेयर टू द एटमॉस्फेयर। हवा में हमें तो डायरेक्ट किस में से लेनी है, टेरेस्टेरियल एनिमल्स जो हैं वो दे कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, वो हवा में से ऑक्सीजन लेते हैं। बट एनिमल्स दैट लिव इन वाटर नीड टू यूज़ द ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। उन्हें पानी में घुली हुई ऑक्सीजन लेनी है जो एक्वेटिक है, और हमें कहाँ से लेनी है, हवा में से। और हवा में ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा है बजाय की पानी में। सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज़ फेयरली लो compared to the amount of oxygen in the air, so rate of breathing in aquatic organism is much faster। इसलिए जो aquatic organism है उनकी सांस लेने की स्पीड जो होती है वो हमसे कहीं ज़्यादा होती है, या टेरेस्टेरियल जो ज़मीन पर रहते हैं उनसे कहीं ज़्यादा होती है। सो फिशेस टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ एंड फोर्स इट पास्ट द गिल्स एंड वेयर द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड। ठीक है, अब इसमें से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, वाई डू एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ फास्टर। एक्वेटिक एनिमल्स ज़्यादा तेज़ी से सांस क्यों लेते हैं? बिकॉज दे हैव टू टेक द ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन द वाटर एंड द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर इज़ वेरी लो एज कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। सो रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज़ मच फास्टर दैन दैट इन द टेरेस्टेरियल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और साथ साथ आप क्वेश्चन लिख रहे हो ना इसमें अब इसमें क्वेश्चन आपका बनेगा कि व्हाट इज़ एटीपी, और दूसरा ये बनेगा कि हाउ डू द प्लांट्स रिस्पायर, प्लांट कैसे सांस लेते हैं। और तीसरा जो है इसमें बनेगा कि विच गैस इज़ रिलीज्ड बाय प्लांट एट डे टाइम एंड विच गैस इज़ रिलीज्ड बाय प्लांट एट नाइट टाइम, वाई वी आर एडवाइज नॉट टू स्लीप अंडर ट्रीज एट नाइट टाइम। और उसके बाद वाई डू एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ फास्टर
दैन द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ठीक है, और ये क्वेश्चन तो कल आपने लिख ही लिया होगा कि 3 पाथवेज ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन क्या है, एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, ये सारे क्वेश्चन इसी के ही हैं, इसी रेस्पिरेशन के ही हैं। ठीक है, तो साथ साथ अपनी कॉपी पे लिखना भी है। कल हम मैकेनिज़्म करेंगे कि सांस लेने के लिए हम जो ऑक्सीजन अंदर हवा लेके जाते हैं वो किस तरह से एंटर करती है और कैसे हमारे लंग्स के पास पहुंचती है और किस तरह से ब्लड में जाती है। ओके, गुड लक।